हेलो गाइस, आई होप कि इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए होंगे। जिसे नहीं देखे ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। क्योंकि आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। चलो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ टू शो DNA is the genetic material. Experimental proof to show DNA is the genetic material. हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि एक्सपेरिमेंटली बताना है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। लास्ट लेक्चर का हमारे टॉपिक्स थे जिसमें ग्रिफिथ ने बताया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, किसी ने नहीं माना। उसके बाद बायोकेमिकल नेचर को 3 साइंटिस्ट ने बताया था, ओसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैकलोड और मैकलिन मैकार्टी। इन साइंटिस्ट ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंटल को बायोकेमिकल तरीके से बताया था, लेकिन जितने भी बायोकेमिस्ट थे उन्होंने इस बात को एग्री नहीं किया। उसके बाद आता है हमारा एक्सपेरिमेंट, जिससे बताया जाएगा कि डीएनए एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल होता है। किसने किया था ये? परफॉर्म बाय अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज। 2 साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड हार्शे और मार्था चेज। इन साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। इन्होंने क्या लिया? दे ग्रो बैक्टीरियोफेज। इन्होंने बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराया। कहां ग्रो कराया? इन 2 डिफरेंट कल्चर मीडियम। इन्होंने 2 डिफरेंट कल्चर मीडियम में ग्रो कराया था। किसे? बैक्टीरियोफेज को। बैक्टीरियोफेज को 2 मीडियम में ग्रो कराया। मान लो 2 केमिकल्स हैं, उसके अंदर ग्रो कराया। कौन कौन से केमिकल्स लिए थे? फर्स्ट मीडियम था, फर्स्ट मीडियम। इसके अंदर है रेडियो एक्टिव। इसके अंदर है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। दूसरा मीडियम, इसके अंदर है रेडियो एक्टिव सल्फर। एक के अंदर है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और दूसरे मीडियम में है रेडियो एक्टिव सल्फर। अब इन साइंटिस्ट ने क्या किया? बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में डाला और दूसरे को रेडियो एक्टिव सल्फर के अंदर डाल दिया। अब इसमें डालने के बाद ये आ जाता बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज यहां पे भी ये रहा। इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर भी ये रहा, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। अब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के अंदर डाला तो डीएनए के अंदर क्या आता है? डीएनए के अंदर क्या होता है? डीएनए में होता है फॉस्फोरस। डीएनए के स्ट्रक्चर में होता है ना फॉस्फोरस। डीएनए में फॉस्फोरस होता है।
तो डीएनए में फॉस्फोरस होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएनए रेडियो एक्टिव। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में डाला है ना, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के अंदर डाला है और डीएनए के अंदर होता है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस यहाँ पे भी फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव भी फॉस्फोरस केमिकल, तो फॉस्फोरस वाला फॉस्फोरस से अटैच कर जाएगा। ठीक है, तो फॉस्फोरस से अटैच कर दिया तो डीएनए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, रेडियो एक्टिव डीएनए। यहाँ पे क्या होगा, रेडियो एक्टिव डीएनए। यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीएनए हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या, रेडियो एक्टिव सल्फर, ये जो प्रोटीन का कोट होता है, ठीक है, ये प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट। ठीक है, किसका बना होता है, सल्फर का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन कोट है, सल्फर और प्रोटीन का बना होगा। किस में डाला, रेडियो एक्टिव सल्फर में डाला। अब रेडियो एक्टिव सल्फर में डाला जो प्रोटीन कोट है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जो डीएनए है, डीएनए नॉर्मल रहेगा। समझ आ रही है बात, डीएनए यहाँ पे नॉर्मल रहेगा क्योंकि सल्फर में डाला है, और सल्फर किस में होता है, प्रोटीन कोट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रेडियो एक्टिव प्रोटीन, रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट। ठीक है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट जो कवरिंग है ये रेडियो एक्टिव हो जाएगी, और यहाँ पर डीएनए रेडियो एक्टिव होगा। ठीक है, अब ये दो रिजल्ट मिल गए दो अलग अलग मीडियम में डालने के बाद। इसके बाद ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक तरफ क्या है, एक तरफ है रेडियो एक्टिव, दूसरी तरफ एक तरफ क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए। यहां पे क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए, और यहां पर क्या है, ये वाला हिस्सा रेडियो एक्टिव होगा। यहां पे क्या होगा, रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट। यहां पे क्या है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट, रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट होगा यहां पर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसके बाद इन बैक्टीरिया को, जो रेडियो एक्टिव जो बैक्टीरियोफेज लिया है उस बैक्टीरियोफेज को किसके अंदर डाल देंगे, इकोलाई के अंदर। किस में डालेंगे, एक बैक्टीरिया में डाल देते हैं, किसमें, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, ये क्या है, इकोलाई, इकोलाई बैक्टीरिया में डालेंगे। किस में डालेंगे, इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर। इसे डाल दिया इकोलाई बैक्टीरिया में, और इसे भी कहां डाल दिया, इकोलाई बैक्टीरिया में। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, अटैचमेंट। क्या है ये, अटैचमेंट। अटैच्ड टू इकोलाई, अटैच्ड टू इकोलाई। बैक्टीरिया फेज को इकोलाई से अटैच कर दिया, बैक्टीरियोफेज को इकोलाई से अटैच कर दिया, यानी कि इकोलाई के अंदर डाल दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है, इस प्रोसेस का नाम होता है इन्फेक्शन। क्या होता है, इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन होने के बाद अब क्या होगा, दूसरा स्टेप यहां पे होगा कि जो कोट है, जो प्रोटीन कोट है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, रिमूवल ऑफ कोट। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये इकोलाई है, यहां पे भी इकोलाई, और जो प्रोटीन कोट है, जो मैंने कोट बनाया है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहां पे भी, यहां पे भी क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा। कोट तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ही रहेगा। जेनेटिक मटेरियल तो, जेनेटिक मटेरियल इकोलाई के अंदर ही रह जाएगा, और जो कोट है वो रिमूव हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग। क्या बोलते हैं, दूसरा, दूसरा आता है रिमूवल ऑफ
रिमूवल ऑफ वायरल कोट, और इसे क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लेंडिंग। क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग। ठीक है, इसे ब्लेंडिंग बोलते हैं। दो प्रोसेस हो गए, सबसे पहले बैक्टीरियोफेज अटैच हुआ, इसे बोलते हैं इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन। अटैच होने के बाद अपने जेनेटिक मटेरियल को इसके अंदर डाल देता है और कोट रिमूव हो जाता है, इसे बोलते हैं ब्लेंडिंग। इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या आएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यहां पर जेनेटिक मटेरियल का सेपरेशन होगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। यहां पे क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इकोलाई से वो सेपरेट हो जाएगा। सारे के सारे क्या है, इकोलाई है, सेपरेशन हो जाएगा, इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इससे क्या पता लगता है वो मैं बताता हूं यहां पर। देखो इस वाले में, जो ये वाला मैंने बताया ना, इसके अंदर क्या है, डीएनए। यहां पे भी डीएनए, क्योंकि प्रोटीन कोड जो है वो तो रिमूव हो गया, तो दोनों तरफ क्या बचा, डीएनए बचा। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा रेडियो एक्टिव है, कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है। तो जो ये वाला है, फर्स्ट वाला, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए था, जिस बैक्टीरियोफेज के अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए था, उसके अंदर जो इकोलाई में डाला, तो इकोलाई कैसा निकला, रेडियो एक्टिव। यहाँ पे क्या है, रेडियो एक्टिव डीएनए डिटेक्टेड। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीएनए डिटेक्टेड, या फिर हम बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव इकोलाई डिटेक्टेड। यहाँ पे क्या होगा, नो रेडियो एक्टिव। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या होगा, नो रेडियो एक्टिव, नो रेडियो एक्टिव डीएनए, या फिर इकोलाई। ठीक है, इस वाले केस में तो रेडियो एक्टिव आ गया, इस वाले केस में रेडियो एक्टिव नहीं आया। तो रेडियो एक्टिव इस वाले में इसीलिए आया क्योंकि रेडियो एक्टिव डीएनए था। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता लगता है कि जिस इकोलाई के अंदर रेडियो एक्टिविटी पाई गई, किस वजह से पाई गई, वो रेडियो एक्टिव डीएनए की वजह से पाई गई। समझ आ रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, और रेडियो एक्टिव प्रोटीन किसका है, कोट। जो बैक्टीरियोफेज का कोट है वो रेडियो एक्टिव प्रोटीन का बना है, और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल नॉर्मल है। लेकिन जब इस तरह से प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद जो कोट है वो तो रिमूव हो जाता है, क्योंकि प्रोसेस के अंदर ही है। कोट तो रिमूव हो गया, जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर ही रह गया। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल नॉर्मल है, तो यहाँ पे जो इकोलाई आएगा वो नॉर्मल आएगा, और यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव है, तो यहाँ पे इकोलाई कैसा आएगा, रेडियो एक्टिव आएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है। समझ आ गई। इस एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि हेंस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। हेंस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इस एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। समझ आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज
ऑफ जेनेटिक मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब देखो, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, डीएनए है, आरएनए है, ठीक है, शुगर्स है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ऐसे तो प्रोटीन भी बोल सकता है कि मैं जेनेटिक मटेरियल हूँ, कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकता है मैं जेनेटिक मटेरियल हूँ, ठीक है। तो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल होने के लिए, उसकी बात करेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल होने के लिए। किसी भी बायोमोलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट क्राइटेरिया है, फर्स्ट सबसे पहले आता है एबल टू रेप्लिकेट करना चाहिए। अब रेप्लिकेशन होता क्या आगे बताऊंगा डिटेल में, ठीक है। दूसरा, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कोई भी केमिकल डाल दिया और टूट जाए, वो खराब हो जाए। और स्ट्रक्चर भी उसका स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई भी केमिकल डाल दिया और वो क्या हो गया, बेकार हो गया, ठीक है। तीसरा, एबल टू म्यूटेशन करना चाहिए, यानी कि जिसके अंदर भी डाल दें उसमें चेंज आ जाए। एक का डीएनए निकाल के दूसरे में डाल दें, आरएनए निकाल के दूसरे में डाल, तो उसके अंदर कोई ना कोई चेंज आ जाए। जैसे कलर में चेंज आ गया, आइस के कलर में चेंज आ गया, हाइट में चेंज आ गया, ठीक है, जैसे वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ा था ना, ठीक है, वही सब चीजें। नेक्स्ट क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस भी करना चाहिए। तो क्या क्राइटेरिया बता, रेप्लिकेशन करना चाहिए। होता क्या है आगे बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई भी केमिकल डाल दिया और डिग्रेड हो जाए, खराब हो जाए। तीसरा, एबल टू म्यूटेशन करना चाहिए, यानी कि जिस जेनेटिक मटेरियल को किसी दूसरे में डालेंगे, ऑर्गेनिज्म के अंदर डालेंगे, उसमें कोई ना कोई चेंज आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्रेस करना चाहिए अपने आप को। चेंज आएगा इसका मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। एक चीज को जब दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला जाएगा, उसमें कोई चेंज आ जाएगा, तो उससे क्या पता लग रहा है कि जो चीज उसके अंदर डाली गई है उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया है। जैसे कोई भी इन्फेक्शन हो जाती है, बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो जाती है, तो कोई बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस बॉडी के अंदर आ जाता है, उसकी वजह से वो इन्फेक्शन आती है ना, उसकी वजह से बॉडी के अंदर चेंज आता है, समझ आ रही है। तो उसकी वजह से बॉडी में चेंज आया, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर घुसा है, जो भी वायरस घुसा है, वो उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया है। जैसे कोविड वायरस आया था, कोविड वायरस बॉडी के अंदर आया, आने की वजह से कफ, स्नीजिंग, फीवर, ये सब चीजें हो गई थी, नहीं हो गई, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, तो उस वायरस ने अपने आप को एक्सप्रेस किया था, समझ आ रही है। तो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, समझ आ रहा है इतना। नेक्स्ट, देखो जो भी प्रॉपर्टीज मैंने बताई है यहां पर, वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं करता, क्योंकि वो केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल नहीं होते, दोनों म्यूटेशन नहीं करते, चेंज नहीं करते, ठीक है, और अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं करते। तो ये सारी प्रॉपर्टीज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के अंदर नहीं होती है। ये प्रॉपर्टीज जो देखी गई है वो डीएनए और आरएनए के अंदर देखी गई है। किसमें, डीएनए और आरएनए के अंदर, उसी की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, एक तरफ लिख देते हैं डीएनए और एक तरफ लिख देते हैं आरएनए। सबसे पहले आता है हमारा कौन ज्यादा रेडियो एक्टिव है, कौन ज्यादा रेडियो एक्टिव है।
जो डीएनए होता है ना आरएनए के कंपैरिजन में लेस रेडियो एक्टिव होता है। ये क्या होता है? ये लेस रेडियो एक्टिव होता है। क्यों लेस रेडियो एक्टिव होता है? क्योंकि इसके पास भाई, इसके पास क्या होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इसके अंदर। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आसानी से इसके बॉन्ड टूटते नहीं है, इसलिए क्या होता है, लेस रेडियो एक्टिव होता है। लेकिन आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसलिए ये क्या होता है, मोर, ये मोर रेडियो एक्टिव, मोर रेडियो एक्टिव। क्यों मोर रेडियो एक्टिव होता है? क्योंकि जो इसका सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये रहा सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड पे यहाँ पे क्या है, ये पेंटो शुगर है, यहाँ पे क्या है, पेंटो शुगर, ये भी क्या है, पेंटो शुगर, यहाँ पे भी, यहाँ भी पेंटो शुगर। तो पेंटो शुगर होती है ना, उसके हर दूसरे पॉइंट पर क्या होता है, एडिशनल OH ग्रुप होता है। हर दूसरे पॉइंट पर, सपोज ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे भी OH होगा, यहाँ पे भी OH होगा। तो हर सेकंड पोजीशन पे, हर सेकंड पोजीशन पे क्या होता है, OH ग्रुप होता है। इसके अंदर, इसके पेंटो शुगर में एक OH ग्रुप होगा और यहाँ पर हर पेंटो शुगर में दो, हर पेंटो शुगर में एक एडिशनल OH ग्रुप होता है, यानी कि यहाँ पे दो OH ग्रुप होंगे और यहाँ पर सिंगल OH ग्रुप होता है। और OH ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल होता है ज्यादा रेडियो एक्टिविटी के लिए। समझ आ रही है? आरएनए ज्यादा रेडियो एक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इसके पास एडिशनल OH ग्रुप होता है। समझ आ गई? नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के अंदर मोर स्टेबल, और ये क्या होता है, ये होता है लेस स्टेबल। अभी बताया ना, स्टेबल होता ही नहीं है, ये डबल स्ट्रैंडेड है इसलिए ज्यादा स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आसानी से टूटेगा नहीं। सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये क्या है, लेस स्टेबल होगा, आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसके बाद आता है म्यूटेशन, और फोर्थ आता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, देखो म्यूटेशन और रेप्लिकेशन, ये दोनों के दोनों, ये भी म्यूटेशन रेप्लिकेशन करता है और ये भी म्यूटेशन रेप्लिकेशन करता है। दोनों के दोनों म्यूटेशन भी करते हैं और दोनों के दोनों रेप्लिकेशन भी करते हैं। अब म्यूटेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, इनका एक सेपरेट टॉपिक्स है। म्यूटेशन का एक इसमें सेपरेट टॉपिक है, उसमें डिस्कस करेंगे, और रेप्लिकेशन का इसके बाद टॉपिक आएगा, उसमें डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन होता क्या है। ठीक है, अभी ये टॉप पॉइंट समझ आ गए कि डीएनए आरएनए के बीच में क्या डिफरेंस होता है और क्या सिमिलरिटी होती है। ठीक है, और दोनों के दोनों क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आरएनए वर्ल्ड। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड का फर्स्ट पॉइंट है कि आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। दूसरा आता है इसमें पॉइंट, फंक्शन क्या होगा इसका, ये कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है, और ये क्या कर सकता है, म्यूटेशन भी, जो मैंने बता दिया, म्यूटेशन भी कर सकता है, रेप्लिकेशन भी कर सकता है। ठीक है, आरएनए वर्ल्ड में आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहला जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या, आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। दूसरा क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कैटलिस्ट है, म्यूटेशन की तरह एक्ट करता है, रेप्लिकेशन कर सकते हैं, सारे के सारे इसके क्या है, फंक्शंस है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट आता है रेप्लिकेशन, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी,
रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में आएगा सबसे पहले फर्स्ट, इसमें आता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, इसका मतलब क्या है? जो मैंने रेप्लिकेशन बताया उसके बाद मैंने क्या लिखा? सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता क्या और किसने दिया था। ये दिया था गिवन बाय किसने दिया था? ये वॉटसन एंड क्रिक। जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, जिसने साइलेंट फीचर्स दिए थे ना, वही साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया था? रेप्लिकेशन को बताया था कि जो डीएनए में रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, ये बना दिया मैंने यहां पर। ये डीएनए बना दिया मैंने। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब होता है जो डीएनए यहां से ब्रेक होगा, डीएनए यहां से ब्रेक होगा ना, वो ऐसा नहीं है कि पूरा डीएनए ब्रेक हो जाएगा। डीएनए के दो स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे लेकिन कंप्लीटली सेपरेट नहीं होंगे पूरी तरीके से। ऐसा नहीं है कि ये दो स्ट्रैंड है डीएनए के अटैच्ड है, ऐसा नहीं कि दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे बिल्कुल पूरी तरीके से अलग नहीं होंगे। हाफ इस तरह से अलग होंगे, जैसे चेन खुलती है ना, जिस तरह से चेन खुलती है उस तरह से इस तरह अलग होंगे। समझ आ रही है? जिस तरह चेन खुलती है इस तरह से अलग होंगे। इसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी का मतलब होता है हाफ, आधे खुलेंगे, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। समझ आ रही है? तो देखो मैंने यहाँ पे बनाया ना, ये रहा। अब देखो ये स्ट्रैंड है, ये रहा, ये बना दिया। अब इस तरह से ओपन होगा, देखो ये रे, इस तरह से ये ओपन हो गया ना। देखो दोनों ये टूट गया, यहां से टूट गया तो यहाँ पे क्या होगा? अब ये आगे से इस तरह से टूटता चला जाएगा, यहां से खुलता चल जाएगा, पूरा का पूरा इस तरह से डीएनए खुल जाएगा। इसे बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। जैसे जैसे ये टूटेगा वैसे वैसे यहां पे नया स्ट्रैंड बनेगा। आगे बता देता हूं। इसके बाद देखो, जैसे जैसे ये टूटा, जैसे जैसे ये टूटेगा वैसे वैसे क्या होगा? नया स्ट्रैंड बनेगा। देखो बन रहा है ना, जैसे जैसे टूटेगा वैसे वैसे यहां पे क्या होगा? नया स्ट्रैंड बनता जाएगा। यहां पे क्या होगा? नया स्ट्रैंड बन रहा है। देखो ये वाला स्ट्रैंड क्या है? ये वाला स्ट्रैंड क्या है? पैटर्नल। और ये वाला क्या है? न्यूली सिंथेसिस। ये वाला क्या है? न्यू स्ट्रैंड। ये है पैटर्नल स्ट्रैंड और ये न्यू स्ट्रैंड। और यहां पे भी क्या है? ये वाला है पैटर्नल, ये वाला पैटर्नल, और ये क्या है? न्यू स्ट्रैंड। ठीक है? तो अगर ये पूरा का पूरा सेपरेट हो जाएगा तो एक के अंदर क्या होगा? ये पैटर्नल होगा और एक में न्यूली सिंथेसिस होगा। अगर मैं इसे पूरे के पूरे को सेपरेट कर दूं, सेपरेट करने के बाद इस तरह से दिखेगा। देखो कैसा दिखेगा? ये मैं सेपरेट करके दिखा देता हूं। ठीक है, सेपरेट करके दिखा दिया। एक को मैंने दिखा दिया ब्लू लाइन से दिखा देता हूं और एक को व्हाइट वाली से, तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, और ये मैंने बना दिया
ये मैंने बना दिया डीएनए। देखो एक डीएनए से दो बन गए ना, एक डीएनए से दो बन गए, और दोनों के अंदर एक है पैटर्नल, ये वाला क्या है पैटर्नल, और ये वाला क्या है न्यूली सिंथेसिस, ये वाला न्यू है। इसके अंदर भी ये वाला क्या है पैटर्नल, पैटर्नल, और ये वाला क्या है, ये वाला है न्यू। ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो डीएनए हमें मिलते हैं उनके अंदर एक तो पैटर्नल होता है, एक तो पहला वाला होता है पेरेंटल, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो न्यूली सिंथेसिस होता है, वो नया स्ट्रैंड होता है। समझ आ रही है, इतना समझ आ गया। और जो पैटर्नल बोल रहा हूं ना मैं, पैटर्नल पैटर्नल वो क्या होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसे क्या बोलते हैं पैटर्नल को हम क्या बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोलते हैं, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, इसके ऊपर ही तो दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है। समझ आ गई, इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। डेफिनेशन क्या है इसकी, रेप्लिकेशन की डेफिनेशन है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, इसमें क्या है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन each strand of DNA act as template for the synthesis of new strand। इसके बाद आता है नेक्स्ट आफ्टर, इसके बाद आता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, each DNA have one paternal and one newly synthesis strand। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली बताया है वो सारा मैंने डेफिनेशन की फॉर्म में, लाइन की फॉर्म में लिख दिया। मैंने क्या लिखा, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ईच स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। जब रेप्लिकेशन होता है तो हर स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, ये भी टेम्पलेट, ये भी टेम्पलेट, यहाँ पे ये भी टेम्पलेट, ये भी टेम्पलेट, ठीक है, और ये न्यूली स्ट्रैंड। दूसरा मैंने क्या लिखा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन पूरा होने के बाद जो डीएनए होता है, ईच डीएनए हैविंग पैटर्नल और न्यूली सिंथेसिस। रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद डीएनए के पास एक स्ट्रैंड तो पैटर्नल होता है और एक न्यूली सिंथेसिस होता है। समझ आ गई, तो ये मैंने लाइन की फॉर्म में लिख दिया है, डेफिनेशन की फॉर्म में, और यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली बता दिया है। समझ आ गया। नेक्स्ट, अब जो मैंने सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए बताया है, जो मैंने इस तरह से बता दिया, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी चाहिए, क्योंकि साइंस में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है कि कोई भी चीज बताइए, ऐसा नहीं कि डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन दे दी और मान ली जाएगी, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होना जरूरी है। तो जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए जो रेप्लिकेशन बताया है, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की बात करेंगे कि किसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था कि डीएनए में जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा डीएनए टूट जाएगा, ठीक है, उसके बाद उसमें न्यू स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। जो डीएनए के अंदर रेप्लिकेशन होगा वो सेमी कंजर्वेटिव होगा। ये किसने बताया है, अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। एक्सपेरिमेंटल
proof of semi conservative nature of DNA. एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए गिवन बाय, किसने दिया था? गिवन बाय मैथ्यू मेसेल्सन, फ्रैंकलिन स्टेल। मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टेल ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए एक्सपेरिमेंटली बताया था इन साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टेल। इन साइंटिस्ट ने क्या किया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। साइंटिस्ट ने इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट के लिए क्या लिया? एक्सपेरिमेंट के लिए इकोलाई बैक्टीरिया और मीडियम, इकोलाई बैक्टीरिया लिया और दो मीडियम लिए। कौन सा मीडियम? अमोनियम क्लोराइड, जिसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो 15वां आइसोटोप है, और दूसरा लिया अमोनियम क्लोराइड जिसमें नाइट्रोजन 14, ठीक है। और क्या लिया इन्होंने? सीजियम क्लोराइड, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया, लिया इकोलाई बैक्टीरिया, दूसरा दो मीडियम लिए। एक केमिकल का नाम है अमोनियम क्लोराइड जिसका नाइट्रोजन है 15, ठीक है। दूसरा मीडियम लिया अमोनियम क्लोराइड जिसका नाइट्रोजन है 14, और एक लिया सीजियम क्लोराइड, ठीक है। और क्या लिया? डीएनए। तो एक्सपेरिमेंट के लिए सारी सारी चीजें ले ली। अब एक्सपेरिमेंट क्या किया उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, और एक और लिया था, क्या लिया था? टेस्ट ट्यूब, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें ली थी। अब साइंटिस्ट ने क्या किया उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का कौन सा 15वां आइसोटोप? कौन सा 15वां आइसोटोप? कौन सा आइसोटोप लिया? 15। सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड का 15वां आइसोटोप, इसके अंदर क्या कर दिया? डीएनए को डाल दिया। इसमें डीएनए को डाला। डीएनए को इसके अंदर डालने के बाद अमोनियम क्लोराइड भाई 15वां आइसोटोप, इसके अंदर डीएनए को डाला था। अब इसके अंदर जो डीएनए डाला है इसके अंदर क्या होगा? ये वाले स्ट्रैंड भी क्या होगा? ये वाला भी NH4Cl 15वां आइसोटोप, और ये भी क्या हो जाएगा? NH4Cl 15वां आइसोटोप, ठीक है। और जो 15वां आइसोटोप होता है वो क्या होता है? हैवी होता है। क्या होता है? हैवी। तो यहाँ पे क्या होगा? हैवी डीएनए। क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे मिलेगा हैवी डीएनए। यहाँ पे हैवी डीएनए मिलेगा। अब इस डीएनए को, हैवी डीएनए को क्या करेंगे? दूसरे मीडियम में डालेंगे। क्या करेंगे? दूसरे मीडियम में डालेंगे। इस मीडियम का नाम क्या है? वही सेकंड मीडियम, अमोनियम क्लोराइड का कौन सा? 14वां आइसोटोप। कौन सा? 14वां आइसोटोप। इसके अंदर डालने के बाद क्या होगा? दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे। दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए? देखो, दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए? अलग हो गए। दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, और इसके अंदर क्या बनेगा? दूसरा स्ट्रैंड बनेगा, और जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा उसमें क्या होगा? N14वां आइसोटोप होगा। क्या होगा? N14वां आइसोटोप। देखो ये रहा, ये मैंने बना दिया। अब इसमें क्या है? एक तो है
N14, ये भी क्या है N14, और यहाँ पे ये वाला क्या आता है N15, और ये क्या है N15। ठीक है, तो इसके अंदर एक स्ट्रैंड है N14 और एक है N15, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हुए, देखो ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए। ये दोनों स्ट्रैंड अलग होने के बाद किसमें डाला, इसमें डाल दिया। इसमें डालने के बाद जो नया डीएनए बनेगा उसके ऊपर कौन सा होगा केमिकल, अब N14। पहले तो N15 में डाला था, तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड N15। ठीक है, इसके बाद डाला N14 में, तो जो नया डीएनए बनेगा वो क्या होगा, N14 वाला होगा, और जो पहले वाला है वो N15 वाला है। ठीक है, तो मिक्सचर बन गया, इसे बोलते हैं हाइब्रिड डीएनए। क्या बोलते हैं, यहां पे बना हाइब्रिड, यहां पे क्या बना, हाइब्रिड डीएनए। ठीक है, अब इस वाले को किसमें डाला केमिकल को, अब इसे डाल दिया NH4Cl। NH4Cl में डालेंगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले देखो ये प्योर और यहां पे क्या होगा, दो हाइब्रिड मिलेंगे और दो प्योर मिलेंगे, क्योंकि देखो इन दोनों को सेपरेट कर दिया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया। दोनों को सेपरेट करने के बाद इसमें किसमें डाला है हमने, N14 आइसोटोप में डाला है। किसमें डाला है, N14 आइसोटोप में डाला है। अब N14 आइसोटोप में डालने के बाद ये वाला जो स्ट्रैंड है ये क्या N15 है और ये क्या N14 है। किसमें डाला है, N15 वाले में डाला है। N15 वाले में डालने के बाद इन दोनों को क्या क्या सेपरेट कर दिया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद जिस केमिकल के अंदर डालेंगे उसका नया स्ट्रैंड बनेगा, बस इतना ध्यान रखो। अगर मैंने 14 में डाला तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 14 आइसोटोप वाला बनेगा, 15 वाले में डालूंगा तो 15 वाला बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे केमिकल 14 ले लो 15 ले लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, मैंने 15 वाला लिया है, तो यहाँ पे देखो एक स्ट्रैंड N14 ये लिख दिया मैंने, ये है N14। दूसरा क्या है ये N15, ये रहा N15। ये वाले क्या N14, ये रहा N14, और ये क्या N15, ये रहा N15। ठीक है, अब ये सारे सिंगल सिंगल स्ट्रैंड कर दिए। अब इसके ऊपर जो स्ट्रैंड बनेगा वो N15 वाला बनेगा। कौन सा बनेगा, N15। ठीक है, इसके ऊपर कौन सा बनेगा, N15 वाला, ये रहा। ठीक है, इसके ऊपर कौन सा बनेगा, ये भी, ये बनेगा N15 वाला, ये भी N15 और ये भी N15। ठीक है, तो दो तो हो गए N15 वाले, ये N15 और ये वाला भी N15, और ये क्या हो जाएगा N15। ठीक है, दोनों को आसानी अलग से सेपरेट करके देना, समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गए, दो तो हाइब्रिड बन गए और दो प्योर बने, दो हाइब्रिड और दो प्योर। कैसे बने, यहाँ पे बने दो हाइब्रिड और दो प्योर। ठीक है, अब हाइब्रिड और प्योर को कैसे सेपरेट करेंगे, देखो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है, अगर समझ नहीं आया तो यहाँ पे बता देता हूं, अच्छे से देखो एक बार फटाफट। देखो जो ये वाला सेक्शन है, इसे बता रहा हूं। देखो ये लिया मैंने यहाँ पर, फटाफट देखो, ये 4 स्ट्रैंड है, 1 2 3 4। अब चारों को मैंने सेपरेट कर देता हूं। देखो एक स्ट्रैंड ये रहा, 2 3 4। ठीक है, 4 स्ट्रैंड को देखो मैंने यहाँ पे क्या क्या सेपरेट कर दिया। एक क्या N14 N15, N14 N15, देखो लिख देता हूं मैं यहाँ पर सब पे, ये है N14, ये N15, ये वाला N14 और ये N15। ठीक है, कौन से केमिकल में डाला है मैंने इसको, N15 वाले में। किसमें, इसे डाला है मैंने NH4Cl और 15वें आइसोटोप में। किसमें, 15वें आइसोटोप में। तो अब इसके ऊपर जितने भी बनेंगे नए वाले वो N15 वाले होंगे। समझ आ गई, अब मैंने आसान कर दिया ना, जो यहाँ पे घिचपिच्ची हो रही थी थोड़ा समझ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ आ जाएगा। इन सबको मैंने सेपरेट किया, देखो सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब जो नया वाला बनेगा वो N15 वाला बनेगा। इसके ऊपर देखो मैं बना रहा हूं, ये वाला मैंने बनाया, ये रहा, ये क्या है N15,
इसके ऊपर मैंने बनाया ये रहा, ये भी क्या है N15, इसके ऊपर मैंने बनाया ये भी क्या है N15, इसके ऊपर मैंने बनाया ये भी क्या है N15। ठीक है, अब देखो इसमें देखो N14 N15 हाइब्रिड, N15 N15 प्योर, N14 N15 हाइब्रिड, N15 N15 प्योर। तो दो तो प्योर हो गए, दो हाइब्रिड हो गए, समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या है, दो तो है प्योर और दो है हाइब्रिड। तो जो हाइब्रिड है वो तो हल्के होंगे, क्योंकि जो N15 होता है वो हेवी होता है, बताया ना, N15 हेवी आइसोटोप होता है और जो N14 है वो लाइट होगा। ठीक है, तो जो सारा का सारा प्रोसीजर हो रहा है, जो मैंने ये सारा का सारा प्रोसीजर बताया है वो टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। ये तो मैंने कंटेनर के फॉर्म में बता दिया ताकि आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, सारा का सारा किस में हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। देखो ये टेस्ट ट्यूब इस तरह से। ठीक है, मान लो कि ये वाला क्या है, यहां पे क्या है, ये प्योर है और ये क्या है हाइब्रिड। टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, ये क्या टेस्ट ट्यूब बनाई है मैंने यहाँ पर, ये क्या बनाई है मैंने, टेस्ट ट्यूब बनाई है। तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर, यानी कि अपनी एनसीईआरटी के अंदर जो टेस्ट ट्यूब बना रखी है, देखना एनसीईआरटी में जाके, टेस्ट ट्यूब इस तरह से बना रखी है, इस तरह से। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस तरह से टेस्ट ट्यूब बना रखी है। एक तरफ लिख रखा है हाइब्रिड, एक तरफ लिख रखा है प्योर। ठीक है, तो वो एक्चुअल में टेस्ट ट्यूब इस तरह से है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसके अंदर क्या डाला, सीजियम क्लोराइड, मैंने बताया था ना, इसमें क्या डालूंगा, सीजियम क्लोराइड। अब सीजियम क्लोराइड क्या काम करेगा, जो हैवी आइसोटोप है वो नीचे हो जाएगा और जो लाइट आइसोटोप है वो ऊपर, क्योंकि N15 वाला हाई है ना, N15 वाला हैवी है, वो नीचे बैठ जाएगा। जो भारी होता है वो पानी में नीचे बैठ जाएगा और जो हल्का होगा वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये काम कौन करता है, सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड डिफरेंशिएट करता है दोनों को, N14 और N15 वाले को। समझ आ गई, समझ आ गया इतना, चलो ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, पढ़ते हैं अपना, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।